नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इसमें डेफिनेशन है इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस में। अगर एक्स और वाई एक्सेस है, हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है, इनके अंदर कोई एक स्ट्रेट लाइन है। वो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही होती है अल्फ़ा, वो एंगल उस स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन कहलाती है। तो बेसिकली इंक्लिनेशन क्या है, एक एंगल होता है, वो एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रही होती है। तो ये वर्ड्स हैं, द एंगल अल्फ़ा विच अ स्ट्रेट लाइन एल, स्ट्रेट लाइन को स्मॉल एल का नेम दे दिया, स्ट्रेट लाइन एल मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल। अब अगर एक्स वाई प्लेन है, यही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये याद रहेगा, ये हमारा एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोला जाता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस होती हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन बोला जाता है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें ये हमारी एक लाइन है। इस लाइन की क्या इंक्लिनेशन होगी, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, इसको अगर इधर लेके आए, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ओवरलैप कर जाएगी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ज़ीरो एंगल बना रही है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसकी इंक्लिनेशन जो है वो ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे हमने ये बताया, इफ़ एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इंक्लिनेशन अल्फा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। ये एमसीक्यूज़ में आ सकता है। जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसकी इंक्लिनेशन ज़ीरो होती है, और वो लाइन जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये है लाइन एल, अगर ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो फिर इसकी इंक्लिनेशन भी जो है वो 90 डिग्रीज होगी। इसके बाद स्लोप की डेफिनेशन है। स्लोप की डेफिनेशन भी डेफिनेशंस में इंपॉर्टेंट है। द मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज कॉल्ड इट्स स्लोप। द मेजर ऑफ स्टीपनेस ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज कॉल्ड इट्स स्लोप। द मेजर ऑफ है स्टीपनेस ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज कॉल्ड इट्स स्लोप। ये जो इंक्लाइंड प्लेन होती है, इस पर जब कोई पर्सन मूव कर रहा है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, तो वो पर्सन जो है एट ए टाइम डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और साथ साथ वो हाइट भी कवर कर रहा है। ये जो इंक्लाइंड प्लेन होती है, इसकी ये जो प्लेन है जो पर्सन कवर कर रहा है, उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसके लिए, या कोई व्हीकल है जो डाउनवर्ड टू अपवर्ड जा रहा है, उसको इस इंक्लाइंड प्लेन को कवर करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए इसकी कैलकुलेट की जाती है स्टीपनेस। उस स्टीपनेस का जो मेजर है उसको स्लोप बोलते हैं। स्लोप को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। इसके 3 फार्मूलाज हैं। ये जो रन डिस्टेंस है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको रन बोला जाएगा, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको राइज बोला जाएगा। राइज बटा रन, राइज ओवर रन करें तो स्लोप बन जाती है। या अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, हमारे पास ज़्यादा ये फार्मूले यूज़ होंगे। कोई स्ट्रेट लाइन है, उसका इंक्लिनेशन अल्फ़ा अगर हमें मालूम है, आप डेफिनेशन अभी देख के आए हैं, अल्फ़ा क्या है, इंक्लिनेशन है। किसी भी स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन अगर अल्फ़ा हमें मालूम है, उसके ऊपर टेंजेंट फंक्शन अप्लाई कर दें तो स्लोप बन जाती है। या अगर स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी विद देयर कोऑर्डिनेट्स, तो स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। हमारे पास सबसे ज़्यादा ये फार्मूला यूज़ होगा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई से 2 पॉइंट्स हमें मालूम है, तो स्लोप का फार्मूला होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन जो है ना, वो इन्फिनिटी होती है। अभी हम देख के आए हैं वर्टिकल लाइन का इंक्लिनेशन कितनी होती है। वर्टिकल लाइन हर वो लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो उसे वर्टिकल लाइन बोलते हैं। ये एक वर्टिकल लाइन है, इसकी इंक्लिनेशन 90 डिग्री है। अगर हमें इस लाइन की स्लोप निकालनी हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ये वाला इंक्लिनेशन 90 डिग्री है, अल्फ़ा 90 डिग्री है वर्टिकल लाइन के लिए, तो इस फार्मूला में अल्फ़ा को 90 डिग्री लिख लें, टेंजेंट 90 डिग्री इन्फिनिटी हो जाता है। इसलिए वर्टिकल लाइन की जो पैरेलल लाइन टू वाई एक्सिस की जो है वर्टिकल लाइन की एक ही स्लोप इन्फिनिटी होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, उस लाइन की इंक्लिनेशन हम देख चुके हैं 0 होती है। तो अगर हमें इस लाइन की स्लोप निकालनी हो तो ये फार्मूला यूज़ होगा। इसमें अल्फ़ा को 0 लिखें, टेंजेंट 0 0 हो जाएगा, इसलिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी स्लोप 0 होती है। ये एमसीक्यूज़ में के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। वर्टिकल लाइन की स्लोप इन्फिनिटी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप 0 होती है।
स्लोप का फार्मूला अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। स्लोप की डेफिनेशन शार्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है जी। स्लोप ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अगर हमारे पास कोई सी भी टू पैरेलल लाइंस हैं, ये टू लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल हैं, ये टू लाइंस हैं आपस में पैरेलल हैं, इनमें से अगर एक की स्लोप को m1 और दूसरे की स्लोप को m2 लेट कर लें, ये टू लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अगर इनमें से एक की स्लोप को m1 और दूसरे की स्लोप को m2 लेट कर लें, इसी तरह से ये टू लाइंस हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं, इनमें से एक की स्लोप को m1 और दूसरे की स्लोप को m2 लेट कर लें, तो ये बताया है हर टू पैरेलल लाइंस की जो स्लोप्स हैं ना वो इक्वल होती हैं। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। अच्छा, इसी तरह से जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस वो लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करती हैं। जब टू लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करती हैं तो हर तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। तो वो लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करती हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स में क्या रिलेशन है? परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप्स को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर -1 आता है। ये एक लाइन अगर इसकी स्लोप m1 है, ये दूसरी लाइन है अगर इसकी स्लोप m2 है, और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही हैं, तो इनकी स्लोप्स में क्या रिलेशन होने वाला है कि इनकी स्लोप्स को अगर मल्टीप्लाई कर देना -1 आंसर होता है। ये नोट्स हैं, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ होने हैं, इन्हें याद रखना है। क्या बातें याद रखनी है कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो लाइंस जो दो आपस में पैरेलल हों, जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती होती हैं, उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। और वो लाइंस जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हों, जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करें, उन लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। कि उन दोनों लाइंस की स्लोप्स को मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर -1 आता होता है। नेक्स्ट एक नोट और है, दी पॉइंट्स ए बी एंड सी, कोई तीन पॉइंट्स हों ए बी और सी, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, ये तीनों पॉइंट्स ए की लाइन पर आ रहे होंगे। ए बी और सी तीन पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये तीनों ए की लाइन के ऊपर आ रहे होंगे। क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि अगर स्लोप ऑफ ए बी की स्लोप इक्वल आ जाए स्लोप ऑफ बी सी के। ज़ाहिर बात है तीन पॉइंट्स है, तीन पॉइंट्स को लेके हम कम से कम दो स्लोप्स तो बना ही सकते हैं। स्लोप ऑफ ए भी निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे। अगर वो दोनों स्लोप्स इक्वल आ जाएंगी तो हम कह सकेंगे कि पॉइंट ए बी और सी ए की लाइन पर आ रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वही बात पूछ रहा है, बाय मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। स्लोप की मदद से प्रूफ करें कि ये जो पॉइंट्स हैं ये ए की लाइन पर लाई करते हैं। तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको हमने सबसे पहले नेम्स दे दिए। ये जो इसने तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं इसको उसने नेम्स नहीं दिए हुए। पहले पॉइंट को हमने ए लेट कर लिया, सेकंड पॉइंट को हमने बी लेट कर लिया, थर्ड पॉइंट को हमने सी लेट कर लिया। हमें ये शो करना है कि ए बी और सी तीनों ए की लाइन पर आ रहे हैं। तो उसी तरह से स्लोप ऑफ ए बी निकाली। स्लोप ऑफ ए बी को हमने m1 का नेम दिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक से ज़्यादा स्लोप्स आने वाली हैं। m1 का नेम दे दिया। स्लोप का यही फार्मूला जो भी देखा है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। जब बात हो रही है ए बी की तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे ए बी के लिए। तो y2 - y1 क्या बनेगा? 5 - -3, और x2 - x1 क्या बनेगा? 1 - -1। तो इसको सॉल्व करें तो ये m1 का आंसर आ जाता है 4। स्लोप ऑफ ए बी निकाली 4, ए बी की निकाली। अब बी सी की निकालेंगे। स्लोप ऑफ बी सी, उसे m2 का नेम दिया, वही स्लोप का फार्मूला लिख लिया, y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो जब बात हो रही है बी सी की, तो बी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे। तो वैल्यूज पुट करें, y2 - y1 क्या बन जाएगा? 9 - 5, और x2 - x1 क्या बन जाएगा? 2 - 1। इसे सॉल्व करें तो ये भी 4 ही आता है। m1 और m2 के आंसर्स इक्वल हैं फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2, m1 = m2। तो स्लोप ऑफ ए बी इक्वल आ चुकी स्लोप ऑफ बी सी के। तो इसका मतलब है कि जो गिवन 3 पॉइंट्स हैं वो एक ही सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं यूजिंग लास्ट नोट। ये क्वेश्चन 3 का पार्ट ए इंक्लूडेड था, क्वेश्चन 3 का ही पार्ट बी भी इंक्लूडेड है। इसमें हमने क्वेश्चन में पॉइंट के नेम्स लिख लिए ए बी और सी, वही स्टेटमेंट है। हमने शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो उसके लिए हमें स्लोप ऑफ ए बी को स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल प्रूफ करना होगा। तो पहले स्लोप ऑफ ए बी, उसको m1 का नेम दिया, वही फार्मूला लिखा, y2 - y1 ओवर x2 - x1। ए बी की जब बात हो रही है तो ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर होंगे। तो y2 - y1 क्या बन जाएगा? 5 - -5
और x2 माइनस x1 क्या बन जाएगा 7-4। इसको सॉल्व करें तो m1 10/3 आ जाता है। फिर स्लोप ऑफ BC निकालिए, वही फार्मूला लिखा, m2 को ऐसे नेम दे लिया, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। जब बात हो रही है BC की तो B के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे। तो वैल्यूज़ पुट करें, y2 माइनस y1 क्या बन जाएगा 15-5 और x2 माइनस x1 क्या बन जाएगा 10-7। तो ये भी 10/3 ही आती है। तो m1 और m2 इक्वल आ गए, यानी कि स्लोप ऑफ AB स्लोप ऑफ BC के इक्वल आ गई। तो जब इस तरह से स्लोप्स इक्वल आ जाएँ तो ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं ये वाकई में कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन पर आ रहे होते हैं, हेंस दिस इज़ प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड स्मॉल के की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट द लाइन जॉइनिंग AB एंड द लाइन जॉइनिंग CD आर पार्ट 1 में पैरेलल, पार्ट 2 में परपेंडिकुलर। क्वेश्चन ये है जी, के एक है, के की वैल्यू हमने फाइंड करी। के है कहाँ पे, ये B का x कोऑर्डिनेट के है। इस के की वैल्यू फाइंड करनी है। इस के की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन गिवन है कि दो लाइनों की बात करता है। एक लाइन है जो A और B को मिलाती है, लाइन जॉइनिंग AB एंड लाइन जॉइनिंग CD। एक लाइन है AB को मिलाने वाली, एक लाइन है CD को मिलाने वाली। अगर वो दोनों लाइंस पार्ट 1 में पैरेलल हों तो के की वैल्यू फाइंड करें, और पार्ट 2 में वही दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो के की वैल्यू फाइंड करें। सबसे पहले तो ये बात समझ आती है कि हमें AB की स्लोप भी निकालनी पड़ेगी, CD की स्लोप भी निकालनी पड़ेगी, फिर बाकी बातें होंगी। तो स्लोप ऑफ AB हमने निकाल ली, m1 का इसको नेम दिया, वही फार्मूला m2 माइनस y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। AB की जब बात हो रही है, A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर होंगे, B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर होंगे। तो y2 माइनस y1 क्या बना -6-3 ओवर x2 माइनस x1 क्या बना k-7। तो ये बन जाता है -9 ओवर k-7। इक्वेशन 1 का नंबर दिया। फिर दूसरी लाइन है एंड द लाइन जॉइनिंग CD, तो CD की भी स्लोप निकाली है, m2 का इसको नेम दिया हमने, और वही फार्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। जब बात हो रही है CD की तो C के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे और D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे। तो वैल्यूज़ पुट करें, y2 माइनस y1 क्या बना 4-5 और x2 माइनस x1 क्या बना -6 -4। तो इसको सॉल्व करें तो m2 का आंसर आ जाता है 1/2। इसको हमने क्वेश्चन 1 का नंबर दे दिया, इसको हमने क्वेश्चन 2 का नंबर दे दिया। ये क्वेश्चन 1 और 2 दोनों यूज़ होने वाली हैं पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में। पार्ट 1 में कहता है कि लाइन जो AB को मिलाती है और लाइन जो CD को मिलाती है, अगर वो दोनों पैरेलल लाइंस हों तो वो जो दो लाइंस हैं उनकी स्लोप्स हमने निकाल रखी हैं। पैरेलल लाइंस के बारे में हम क्या जानते हैं, अभी हमने एक नोट में देखा है, पैरेलल लाइन की स्लोप्स इक्वल होती हैं। पैरेलल लाइन की स्लोप्स इक्वल होती हैं। तो पार्ट 1 में अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों स्लोप्स जो हैं उन दोनों लाइनों की इक्वल होंगी। इन दोनों को इक्वल करके लिख लेंगे, के में इक्वेशन बन जाएगी और के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पार्ट 1 में ये होने वाला है। वही पार्ट 1 वाली बात की, AB इज़ पैरेलल टू CD, AB इज़ पैरेलल टू CD। तो अभी नोट देख के आए हैं, पैरेलल लाइन की स्लोप्स इक्वल होती हैं। AB की स्लोप को हमने m1 का नेम दिया हुआ है, CD की स्लोप को हमने m2 का नेम दिया हुआ है। तो ये दोनों स्लोप्स इक्वल हो जाएंगी। m1 इक्वल टू m2 लिख ले, उसके बाद m1 की जो वैल्यू है और m2 की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद के की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फ्रैक्शन ख़त्म की, उसके बाद के को लिए सॉल्व कर दिया तो के की वैल्यू -11 आ जाती है। फिर इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 है कि वही दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो के की क्या वैल्यू होगी। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स में क्या रिलेशन होता है, ये अभी हमने नोट में देखा है। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, इसलिए अभी m1 मल्टीप्लाई बाय m2 विल बी इक्वल टू -1। अगेन m1 और m2 क्वेश्चन 1 और 2 में फाइंड कर रखे हैं। अगेन क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 वाले m1 और m2 दोबारा पुट हो जाएंगे। ये हमने पुट कर लिए, के में इक्वेशन बन गई है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, -9 हो गया और के -7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये ब्रैकेट ओपन की है, 2 के -14 हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 2 का -14 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही रह जाएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो के की वैल्यू आ जाती है 23/2। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन में एक पार्ट आ जाता होता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए क्या याद रखना है कि पैरेलल लाइन की स्लोप्स इक्वल होती हैं और परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जी, लॉन्ग्स में इंपॉर्टेंट है। द 3 पॉइंट्स कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C और इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है आर कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स। अच्छा जी, पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम ऐसी 4 साइडेड फिगर होती है, पैरेललोग्राम ऐसी 4 साइडेड फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है, और इसमें एक भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री से बड़े एंगल हैं, और ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री से छोटे एंगल हैं। तो क्या बताया, पैरेललोग्राम ऐसी 4 साइडेड फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो पैरेललोग्राम का क्वेश्चन है, सोल्यूशन पैरेललोग्राम बना ली, डायग्राम का क्वेश्चन है, डायग्राम बनानी है। उसके बाद उसने में इसके होते हैं 4 वर्टिसेस, 1 2 3 4 में से 3 गिवन है, ए बी और सी। वर्ड है कंसेक्टिव का मतलब है कि जो वर्टिसेस जब डायग्राम लेबल करनी है ना, तो एक साइकिल में नेम देने हैं, ए बी के बाद उसको सी नहीं बोलना, सी इसको बोलना है, साइकिल होना चाहिए। तो ए बी और सी उसने दिए हुए हैं, वो हमने तो लिख लिए। एंड में क्या बोलता है, फाइंड द 4th वर्टिक्स। ये जो 4th वर्टिक्स था ना, ये हमें फाइंड करना है खुद से। सबसे पहले तो इसको हमने नेम दे दिया, कैपिटल डी का इसको नेम दे दिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लेट कर लिए। पॉइंट को डी का नेम दे दिया और कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लेट कर लिए, और ये यहाँ पर बता दिया, लेट कैपिटल डी पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई बी द 4th वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का 4th वर्टेक्स हमने डी एक्स वाई लेट कर लिया। अब अगर ये एक पैरेललोग्राम है जो कि है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो जो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो पैरेलल लाइन की स्लोप्स इक्वल होती हैं। हम इस बात को यूज़ करके डी फाइंड करने वाले हैं। तो पहले 4 साइड की स्लोप्स की बात करेंगे। सबसे पहले स्लोप ऑफ साइड ए बी निकाली हमने। स्लोप का फार्मूला लिखा y2 - y1 ओवर x2 - x1। जब हम ए बी की बात कर रहे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे। तो वैल्यूज़ पुट करें, y2 - y1 क्या बनेगा, 2 - -1, और x2 - x1 क्या बनेगा, -2 - 7, और इसको सॉल्व करें तो ए बी की स्लोप आ जाती है -1/3। ए बी की बात की है, ए बी के पैरेलल साइड कौन सी है, डी सी है ना। तो अब ए बी के बाद डी सी की बात करने लगे हैं, स्लोप ऑफ डी सी। वही स्लोप का फार्मूला लिखा, y2 - y1 और x2 - x1। जब बात हो रही है डी सी की, तो पहले क्या अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, पहले डी लिखा हुआ है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, और सी बाद में लिखा हुआ है, सी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे। तो वैल्यूज़ पुट करें, ये आ जाती हैं। और अब ये तो आपस में सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, इनमें y और x आ रहे हैं, इसी को हमने क्वेश्चन 2 का नंबर दे दिया। तो ये एक ए बी साइड की स्लोप है और एक डी सी साइड की स्लोप है। ए बी साइड और डी सी साइड डायग्राम में नज़र आ रहा है कि पैरेलल साइड्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइन की तो स्लोप्स इक्वल होती हैं। सिंस द साइड्स ए बी एंड डी सी आर पैरेलल, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी एंड स्लोप ऑफ डी सी विल बी 100% इक्वल। तो इनके आंसर्स को इक्वल लिख लेंगे, चूँकि साइड ए बी और डी सी पैरेलल हैं, इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। तो उसके बाद हमने आंसर से कोई लिख लिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके थोड़ा इजी बनाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली, वेरिएबल्स एक्स वाई एक साइड पे किए, तो x + 3y = 13। एक्स और वाई में हमें ये एक इक्वेशन मिल गई है, अब एक्स और वाई में एक और इक्वेशन चाहिए ताकि हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। तो उसके लिए बाकी 2 साइड्स बाकी हैं ना, ए डी अभी यूज़ नहीं हुई और बी सी यूज़ नहीं हुई, अब इस तरफ आने वाले हैं। स्लोप ऑफ ए डी निकालेंगे, स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, और उनको इक्वल लिख लेंगे कि ये पैरेलल साइड्स हैं। तो ये किया है, स्लोप ऑफ ए डी उसी स्लोप के फार्मूला से निकालिए, वैल्यूज़ पुट किए, स्लोप ऑफ ए डी ये हो जाती है। फिर स्लोप ऑफ बी सी उसी फार्मूला से, स्लोप ऑफ बी सी ये हो जाती है। अब अगर डायग्राम में देखें दोबारा से, ए डी साइड पैरेलल है बी सी के, पैरेलल साइड्स हैं, तो पैरेलल लाइन्स हैं, तो इनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। Since the sides AD and BC are parallel, therefore slope of AD will be equal to slope of BC। तो ये वैल्यूज़ फाइंड कर रखी हैं, AD की ये स्लोप है, BC की ये स्लोप है, इन्हें इक्वल लिख लिया। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इक्वेशन को सिंपल बनाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है तो इसको सिंपल बनाया, ये सिंपल इक्वेशन आ गया एक्स और वाई में। अब एक्स और वाई में हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक ये इक्वेशन नंबर 6 है और एक अभी पहले बनाई है इक्वेशन नंबर 3। एक ये इक्वेशन नंबर 6 है और एक ये इक्वेशन नंबर 3 है। क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देना, वाई वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। आपको यही करना है ना, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इसलिए बोल दिया। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 और 6 सब्ट्रैक्ट किया, 3 को पहले लिखा,
इस वाली 6 को नीचे लिखा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्शन में सेकंड लाइन के साइंस भी चेंज होते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3 वाइज हो जाएंगे कैंसिल, x प्लस 2x विल बी इक्वल टू 3x, तो राइट साइड पे 13 प्लस 17 विल बी इक्वल टू 30, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है 10। x एक की आ गई वैल्यू तो y की वैल्यू भी जल्दी से आ जाएगी। ये x की वैल्यू जो आई है 10, इसको इक्वेशन नंबर 6 में या इक्वेशन नंबर 3 में किसी एक में पुट कर लें। 3 ज़्यादा ईजी है, 3 में पुट कर दिया, 3 में ये वैल्यू पुट कर दी। कौन सी वैल्यू? x की वैल्यू 10 इक्वेशन 3 में पुट कर ली, तो ये इक्वेशन 3 में पुट की तो इक्वेशन 3 शेप में आ गई। फिर इसको सॉल्व करके y फाइंड कर लिया, तो ये x ये y, ये x और y थे क्या असल में? x और y जो है पैरेललोग्राम का तीसरा वर्टेक्स था जो हमने लेट किया हुआ था dx y, तो वापस वर्टेक्स की शक्ल में, पॉइंट की शक्ल में लिख के देना है, तो वो हमने वापस पॉइंट की शक्ल में लिख लिया। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 4.3 में नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। 4.3 का और पूरी बुक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अगर कोई ये सबसे पहले याद रहे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन लिखनी है। अगर हमें इस लाइन की स्लोप m गिवन है और एक वर्ड है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करती है। इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को कट करती है। अगर इस स्ट्रेट लाइन का वाई इंटरसेप्ट यानी कि वो पॉइंट जिसके ऊपर ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करती है, वो पॉइंट हमें गिवन है स्मॉल c, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस फॉर्म के लिए क्या क्या गिवन होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन की स्लोप गिवन होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन का वाई इंटरसेप्ट गिवन होना चाहिए, यानी कि वो पॉइंट गिवन होना चाहिए जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करती है। तो हम इस फॉर्म को यूज़ करके इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। सेकंड फॉर्म है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है x1 y1, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट जनरल पॉइंट गिवन है, इंटरसेप्ट वाला नहीं, जनरल पॉइंट x1 y1 गिवन है और इसी स्ट्रेट लाइन की स्लोप m गिवन है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फार्मूला होता है इस फॉर्म में जिसको बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो अगेन ये कब यूज़ होगा? जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट x1 y1 गिवन हो और उस लाइन की स्लोप m गिवन हो, तब ये फार्मूला यूज़ होगा। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है x माइनस x1 ओवर cos अल्फ़ा y माइनस y1 ओवर sin अल्फ़ा इक्वल टू r। इसमें यूज़ हो रहा है एंगल अल्फ़ा। एंगल अल्फ़ा जो है स्ट्रेट लाइन की इंक्लिनेशन होती है, वो एंगल जो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ बना रही है अल्फ़ा, वो एंगल अगर हमें गिवन है तो सिमेट्रिक फॉर्म होती है x माइनस x1 ओवर cos अल्फ़ा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर sin अल्फ़ा इज इक्वल टू स्मॉल r। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है 2 पॉइंट्स फॉर्म। अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है x1 y1 और x2 y2, तब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है और जो 2 पॉइंट्स फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में m की जगह पे m का फार्मूला पुट कर देना तो ये 2 पॉइंट्स फॉर्म बन जाती है। पॉइंट स्लोप फॉर्म में m की जगह पे m का फार्मूला पुट कर दें तो ये 2 पॉइंट्स फॉर्म बन जाती है। कब कौन सी यूज़ होगी? ये जब हमारा क्वेश्चन होता है उसमें जिस किस्म का डेटा गिवन है वो देख के हमें पता लगता है कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। भी बता रहे थे स्लोप और वाई इंटरसेप्ट गिवन है, फर्स्ट यूज़ होगी। स्ट्रेट लाइन की स्लोप और उसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ होगी। स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है तो ये 2 पॉइंट्स फॉर्म यूज़ होगी। ये होगी 4 नंबर फॉर्म। फिर है एक इंटरसेप्ट्स फॉर्म, इंटरसेप्ट्स फॉर्म और इसी को 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं, इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन के वो दोनों पॉइंट्स गिवन है जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट करती है। हर वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है ना, उसकी शक्ल इस तरह होती है, उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट नॉन ज़ीरो होता है, सेकंड ज़ीरो होता है, और हर वो पॉइंट जो वाई एक्सिस के ऊपर आता है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज़ीरो होता है और सेकंड नॉन ज़ीरो होता है। तो वो स्ट्रेट लाइन जिसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों गिवन है, अगर उसका एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल a है और अगर उसका वाई इंटरसेप्ट स्मॉल b है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 इंटरसेप्ट्स फॉर्म या सिंपली इंटरसेप्ट्स फॉर्म होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1।
जो फर्स्ट फार्म थी ना उसमें भी वाई इंटरसेप्ट की बात है, उसमें वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल सी का नेम दिया जाता है। इस फर्स्ट वाली फार्म में जिसका नेम है स्लोप इंटरसेप्ट फार्म, इसमें सिर्फ और सिर्फ वाई इंटरसेप्ट गिवन होता है, इसलिए उसे स्मॉल सी का नेम दिया जाता है। ये जो टू इंटरसेप्ट फार्म है इसमें दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन होते हैं, वो दोनों पॉइंट्स गिवन होते हैं जिसके ऊपर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को कट कर रही होती है, तब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है एक्स ओवर ए प्लस वाई और बी इक्वल टू 1। अब याद रखने की बातें, टू इंटरसेप्ट फार्म में एक्स इंटरसेप्ट को स्मॉल ए का और वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल बी का नेम दिया जाता है। स्लोप इंटरसेप्ट फार्म में इसी वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल सी का नेम दिया जाता है। क्या बताया, स्लोप इंटरसेप्ट फार्म में इसी वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल सी का नेम दिया जाता है, टू इंटरसेप्ट फार्म में इसी वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल बी का नेम दिया जाता है। तो हर फार्म की अपनी नोटेशंस हैं। एक्स ओवर ए प्लस वाई और बी इक्वल टू 1 फार्म होती है। क्वेश्चन फार्म नंबर 6 है नॉर्मल फार्म, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फार्म। अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स वाई प्लेन में गिवन है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये स्ट्रेट लाइन गिवन है जिसके हम इक्वेशन लिख रहे हैं, इस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है अगर वो स्मॉल पी है और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी इंक्लिनेशन अल्फ़ा है, तो इस स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन होती है एक्स काज अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। अच्छा, काज और साइन के ऊपर एक कंडीशन भी है, कौन सी, कि ये जो एक्स का कोफिशिएंट काज है और वाई का कोफिशिएंट साइन है, इनको स्केयर्स करके ऐड करें तो कितना आंसर आता है 1। ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए इस फॉर्म के लिए। एक्स का कोफिशिएंट और वाई कोफिशिएंट्स के स्केयर्स का सम 1 होना चाहिए। ये नॉर्मल फॉर्म पे ये कंडीशन भी है। इसमें अगेन स्मॉल पी क्या चीज़ है, स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल पी होना चाहिए, वो ये राइट साइड पे यूज़ होता है। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 0 होती है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 0 होती है और स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इन्फिनिटी होती है। हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं, वो सारी लाइंस जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, जो और सारी लाइंस जो फ्लोर फर्श के पैरेलल होती हैं। और वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं, वो सारी लाइंस जो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फॉर्म से मुतल्लिक है। 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू पॉइंट 7 - 9। एक हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन लिखनी है हमने। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, ये एक्स एक्सिस हमने शो किया है, ये वाई एक्सिस शो किया है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमारी रिक्वायर्ड लाइन ये है, इसकी हमने इक्वेशन लिखनी है। ये डायग्राम खुद से बनाई है, क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। उसने क्या वर्ड यूज़ किया, उसने बोला है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई है। इसको हमने एक्स एक्सिस से नीचे क्यों बनाया, क्योंकि इसके ऊपर जो एक पॉइंट गिवन है 7 - 9, 7 ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। इस तरह की लाइन कहीं पर भी बनाई जा सकती है, लेकिन उसने लाइन के ऊपर एक जो पॉइंट दिया है ना 7 - 9, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है। 7 - 9 फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन का कुछ पार्ट होना चाहिए, इसलिए हमने इसको एक्स एक्सिस से नीचे बनाया। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो कोई फार्मूला यूज़ होगा। वो ये जो भी हमने 6 फार्मूलाज देखे हैं, इनमें से कोई फार्मूला यूज़ होगा। वी नो दैट स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, सबसे पहले हमें मालूम है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी स्लोप हमें मालूम है, अभी हमने देखी है, इसलिए याद रखनी है। हर हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो 0 होती है, याद रखना होगा। तो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो गिवन लाइन है इस बार हॉरिजॉन्टल ही है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्लोप है वो 0 होगी। एम का इसको हमने नेम दे दिया, तो हमें स्लोप तो मिल गई, एम तो हमें मिल गया। उसके साथ साथ इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। वो लाइन इस पॉइंट से पास करती है, ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर आता है, तो ये पॉइंट हमें लाइन के ऊपर गिवन है। इसके कोऑर्डिनेट्स कंसीडर हो जाएंगे x1 y1। तो अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप गिवन है। तो ये जो हमने अभी 7 फॉर्म्स देखी हैं, इनमें से कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसमें एक पॉइंट और स्लोप यूज़ होती है, तो वो फॉर्म नंबर 2 है, इसमें एक पॉइंट और एक स्लोप यूज़ होती है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए इन 6 फॉर्म्स में से अभी हम सेकंड यूज़ करने वाले हैं, चूँकि इसका डेटा आ चुका है हमारे पास। लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी पता लग चुका है, लाइन की स्लोप भी पता लग चुकी है, तो ये हमने लिखा है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इज़। ये पहले फार्मूला लिख लिया, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स, उसके बाद वैल्यूज़ पुट की हैं।
जो एक पॉइंट गिवन है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, तो y तो सिंपल y ही है, y1 की जगह पे वैल्यू पुट होनी है। तो y1 कितना बना -9, y1 की जगह पे -9 लिखा, पीछे माइनस ऑलरेडी है, राइट साइड पे m निकाल रखा है 0, तो m की जगह 0 पुट किया और x माइनस x1, x तो x ही है, x1 कितना बना 7। अच्छा राइट साइड पे 0 के साथ x में 7 मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड तो होगी 0, लेफ्ट साइड पे क्या बन गया y + 9, और y = -9 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 9 का ही पार्ट बी है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। इस बार वर्टिकल लाइन है, तो ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस तमाम वो लाइंस होती हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल हों। वर्टिकल लाइंस तमाम वो लाइंस होती हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल हों। ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं, इससे पहले हैं या इसके बाद में है, वो सब वर्टिकल लाइंस कहलाएंगी। अब हमें क्या बोल रहा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन। ऐसी वर्टिकल लाइन की इक्वेशन के पासिंग थ्रू पॉइंट -53। अब ये जो पॉइंट है -53, ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, इसलिए इसको सेकंड क्वाड्रेंट में शो किया पॉइंट को। फिर वर्टिकल लाइन भी ऐसी बनाई है जो उसी पॉइंट से पास करे ताकि स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो। तो जो वर्टिकल लाइंस हैं इनकी स्लोप होती है इन्फिनिटी, ये भी हमने नोट में देखा है, ये बात याद रखने की है। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इनकी स्लोप इन्फिनिटी होती है, तो ये तो हमें मिल गया, स्लोप ऑफ दिस वर्टिकल लाइन विल बी इन्फिनिटी, m की वैल्यू मिल गई। अब इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में -5 और 3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे। अब हमने इक्वेशन लिखनी है, अब हमने इक्वेशन लिखनी है इस लाइन की। तो इक्वेशन लिखने के लिए 6 फार्मूले हैं, उनमें से कौन सा यूज़ होगा, तो हमें अपना डेटा देख के पता लगेगा। हमें लाइन की स्लोप m पता लग चुकी है, हमें लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता लग चुका है, तो कौन सी ऐसी फॉर्म है जिसमें स्लोप m और x1 y1 यूज़ होता है, तो वो दोबारा से जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ हुई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही, पॉइंट स्लोप फॉर्म ही है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इज़, ये हमने भी नंबर 2 पे देखी हुई है। वो फॉर्म जिसमें एक पॉइंट और स्लोप यूज़ होती है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ये सब फॉर्म्स नेम्स के साथ याद होनी चाहिए। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अभी यूज़ होगी y - y1 = m × x - x1, क्योंकि इसका कंप्लीट जो इसके लिए चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो हमारे पास मौजूद है, इसलिए ये यूज़ होगी। तो ये हमने लिखा, बस ये फार्मूला लिख लिया, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। जो पॉइंट लाइन के ऊपर गिवन है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, तो y1 कितना बना 3, y1 3 बना और स्लोप m कितनी बनी इन्फिनिटी, m की जगह पे इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर ली, और x1 कितना बना -5, x + 5 हो जाएगा। इन्फिनिटी डायरेक्ट सॉल्व नहीं होती, इन्फिनिटी को 1/0 लिखते होते हैं। इन्फिनिटी जो है ये 1/0 के इक्वल होती है। इन्फिनिटी को 1/0 लिख लिया, और इन्फिनिटी को याद रखने 1/0, और 0 की कर दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y - 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 हो गया, तो x + 5 विल बी = 0, या 5 दूसरी साइड पर चला जाए, x = -5 इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में 2-3 आ जाएंगे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट A विद कोऑर्डिनेट्स -6, 5 हैविंग स्लोप 7। क्वेश्चन 10 है, लेकिन है उसी तरह स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने का ही क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन 9 कर रहे थे, अपने क्वेश्चन 10 शुरू हो गया, तो लिखनी इक्वेशन ही है लिखनी हमने इस बार भी इक्वेशन ही है। क्या बोल रहा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट हैविंग स्लोप दिस। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पॉइंट -6, 5 गिवन है, और उस लाइन की स्लोप गिवन है। स्लोप को ज़ाहिर बात है m का ही नेम दिया जाता है। लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है माइनस। अब ये डायग्राम तो इस क्वेश्चन में इतनी ज़रूरी नहीं है, तो जो पॉइंट गिवन है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, और स्लोप m है। तो अब फिर वही बात है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, 6 फॉर्म्स में से कौन सी फॉर्म यूज़ होगी। तो फिर हमें देखना होगा कौन सी फॉर्म है जिसमें एक पॉइंट और स्लोप यूज़ होती है, तो वो दोबारा से यही है, एक पॉइंट और स्लोप इस फॉर्म में यूज़ होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो इसी को लिखा दोबारा से, फिर इसी को दोबारा से लिख लिया। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इज़ दिस। वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो पॉइंट गिवन है इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, तो पुट किए हैं वैल्यूज़। y1 कितना बना 5, m कितना गिवन है 7, x1 कितना बना -6, x + 6 हो जाएगा, y - 5 रहेगा 7। राइट साइड पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, 7x + 42 हो जाएगा। तमाम टर्म्स को एक साइड पर करें, 7x लेफ्ट साइड पे जाके माइनस की टर्म हो जाएगी, राइट साइड पे 7x का साइन प्लस है, लेफ्ट साइड पे जाके -7x हो जाएगी। y - 5 एज इट इज़, 42 को भी लेफ्ट साइड पे लेके -42 हो जाएगा, -7x + 5, और -5 - 42 -47 हो जाएगा। स्टार्ट की टर्म में माइनस है, बेहतर है कि इसे ख़त्म कर लें, तो मल्टीप्लिंग बोथ साइड्स बाई -1, पूरी क्वेश्चन को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन इज़ इंपॉर्टेंट इन शॉर्ट क्वेश्चंस। 10 का डी है। नेक्स्ट
फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड दिस। इस बार एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इन 2 पॉइंट्स से पास करे, यानी कि इस बार स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे, सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे। तो इस बार क्वेश्चन चेंज हो रहा है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जिसके ऊपर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। तो जब लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन हों तो कौन सी फॉर्म होती है 2 पॉइंट्स वाली? वो ये है 2 पॉइंट्स फॉर्म। जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स की बनो ये फॉर्म होती है। अब यही हम लिखने वाले हैं, ये मैंने याद रखने का तरीका बताया कि पॉइंट्स लो फॉर्म में m की जगह पे m का फार्मूला पुट कर दें तो ये 2 पॉइंट्स फॉर्म बन जाती है। तो अभी ये यूज़ होगी। तो हमने लिखा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग पॉइंट्स लो फॉर्म में फॉर्म लिख ली जो भी बता रहे थे। वैल्यूज़ पुट करें, फर्स्ट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे और सेकंड के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 कंसिडर हो जाएंगे। तो x1 y1 x2 y2 वैल्यूज़ पुट करें तो वैल्यूज़ पुट करने से ये हो जाता है y+3 हो जाएगा। और ये सिम्प्लीफिकेशंस यहाँ पे फ्रैक्शन होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, या उससे पहले 2 और 14 1 और 7 हो जाते हैं। 7 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट ओपन कर दें, तमाम टर्म्स को एक साइड पे कर लें। दिस इज़ द आंसर। बेसिक सिम्प्लीफिकेशंस तो डिटेल में नहीं हो सकती हैं। फार्मूला यूज़ कौन सा होगा ये बता दिया। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 का ही पार्ट नंबर ई इंक्लूडेड है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन विद वाई इंटरसेप्ट -7 स्लोप 5 जी। वाई इंटरसेप्ट और स्लोप कौन सी फॉर्म में यूज़ होती है, अब हमें ये देखना है। वाई इंटरसेप्ट और स्लोप कौन सी फॉर्म में यूज़ होती हैं, अब हमें ये देखना है 6 फॉर्म्स में से। तो वाई इंटरसेप्ट और स्लोप यूज़ होती है इस फर्स्ट फॉर्म में जिसको बोलते होते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये नोटेशंस, स्लोप को तो हमेशा m का ही नेम दिया जाता है और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल c का नेम दिया जाता है। इसलिए हमने लिखा गिवन दैट वाई इंटरसेप्ट जो गिवन है इसको स्मॉल c का नेम दे लिया, स्लोप को m का ही नेम दिया। आप बता चुके हैं फर्स्ट फॉर्म यूज़ होनी है जिसका नेम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वही फर्स्ट फॉर्म लिखी है y = mx + c और वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। y और x तो वेरिएबल्स हैं, इनकी जगह कोई वैल्यू पुट नहीं करनी होती, बाकियों की जगह वैल्यू पुट करनी होती है। m की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है -7। और फिर इसको बेसिक सिम्प्लीफिकेशन तमाम टर्म्स को एक साइड पर कर दिया। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन 10 के बाद इसका क्वेश्चन नंबर 13 इंक्लूडेड है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप दिस। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया फिर से। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखें जो -4 -6 पॉइंट से पास करती हो, -4 -6 पॉइंट से पास करती हो। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ये हमने बना ली, डायग्राम का क्वेश्चन है ये, हमने रिक्वायर्ड लाइन बोल लिया इसको। और इस बार एक्स वाई प्लेन नहीं ले रहे, ना ही उसकी हमें इस बार ज़रूरत है, सिंपल डायग्राम बनाई है। ये हमने रिक्वायर्ड लाइन ले ली और पॉइंट -4 -6 इस लाइन के ऊपर गिवन है, इस लाइन के ऊपर हमने -4 -6 मार्क कर दिया, शो कर दिया। और मज़ीद क्या बात गिवन है, एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप -3/2। और ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ना, ये जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है ये परपेंडिकुलर है एक ऐसी लाइन के जिसकी स्लोप -3/2 गिवन है। हमारी रिक्वायर्ड लाइन एक लाइन के परपेंडिकुलर है, जिसके परपेंडिकुलर है उसकी स्लोप गिवन है -3/2। तो इस स्लोप को यूज़ करके असल में हम अपनी लाइन की स्लोप निकालेंगे। अपनी लाइन के ऊपर एक पॉइंट पहले से गिवन है, अपनी लाइन की स्लोप भी पता लग जाएगी तो हम अपनी लाइन की इक्वेशन लिख सकेंगे। बात सारी ये है। तो ये हो गई रिक्वायर्ड लाइन जिसकी हमने इक्वेशन लिखनी है, और ये लाइन गिवन है, इसको हम गिवन लाइन का नेम दे रहे हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन की स्लोप -3/2 गिवन है। अब इतना तो हमें बताया गया है कि रिक्वायर्ड लाइन और गिवन लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स में क्या रिलेशन है ये हमें मालूम है। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। m1 × m2 = -1 वाली बात है। तो उस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अपनी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप कैसे निकालेंगे। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, बेसिक फार्मूला क्या है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन = -1। उसमें से स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन निकालें, वो इक्वल हो जाएगी -1 / स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो -1 / स्लोप ऑफ गिवन लाइन -3/2 गिवन है। फ्रैक्शन को सिंगल किया, नीचे की फ्रैक्शन उलट जाएगी तो m की वैल्यू बन जाती है 2/3। तो ये है हमारी, ये m क्या है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन है। रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ चुकी, रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ चुकी। रिक्वायर्ड लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 कंसिडर हो जाएंगे। तो अब लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, लाइन की स्लोप गिवन है, कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, तो फिर वही यूज़ होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म नंबर 2 वाली। तो लिखा हमने
इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म इज़, वही वाला फार्मूला लिखा जो अभी तक सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। नंबर 2 फॉर्म y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस वन, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, x1 y1 की ये वैल्यूज़ और m की ये वैल्यू पुट कर दी है, तो इसकी ये फॉर्म बन गई है। उसके बाद y+6 हो गया, x+4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी है, ब्रैकेट ओपन कर दिए, दोनों साइड्स पे तमाम टर्म्स को एक साइड पे कर दिया है और पूरी इक्वेशन स्टार्ट में माइनस आ रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो +2x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड लाइन। तो क्या था, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है, ये परपेंडिकुलर है एक और लाइन, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप गिवन थी, परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप को यूज़ करके अपनी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप निकालिए। यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ है, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हुआ है कि दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, यानी कि क्या बात बनती है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इक्वल टू -1। उससे बेसिक बात बनाएं तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी इक्वल टू -1 ओवर स्लोप ऑफ गिवन लाइन, तो गिवन लाइन की -3/2 थी, उससे हम निकाला है, पॉइंट ऑलरेडी गिवन था, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करके रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन लिख दी है।